हेलो फ्रेंड्स, सोनी विजन के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में बहुत पावरफुल केस स्टडी लेकर आया हूँ। आपको बताऊंगा पेटीएम ने इन्वेस्टमेंट कैसे रेस करा। देखो, पेटीएम की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पेटीएम ने पैसा कैसे उठाया, कैसे छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन गई। आज विजय शेखर शर्मा, जिनकी नेटवर्थ 2.3 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, तो कैसे एक गरीब गांव का पढ़ा हुआ लड़का जिसको इंग्लिश भी नहीं आती थी, जी हाँ, विजय शेखर को सिर्फ हिंदी आती थी। जब वो कॉलेज के अंदर गए दिल्ली के अंदर, उनको इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, टीचर ने मजाक उड़ाया, कई दिन तो ऐसे थे वो क्लास में पीछे जाके बैठते थे। बट आज वही लड़का जिसको कभी इंग्लिश भी नहीं आती थी, छोटे से गाँव का पढ़ा हुआ था, आज वो बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी कमा रहा है। एंड मैं आपको बताता हूँ, जो पेटीएम है ना, उसके अंदर अली बाबा के फाउंडर जैक मा का इन्वेस्टमेंट है, रतन टाटा ने अपना पैसा डाला हुआ है। इवन वॉरेन बफेट, जो किसी फिनटेक कंपनी के अंदर पैसा नहीं डालते, किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर पैसा नहीं डालते, उन्होंने भी पेटीएम के अंदर पैसा डाला हुआ है। तो कैसे विजय शेखर शर्मा ने पैसा उठाया, इतनी बड़ी कंपनी बना दी। तो इस वीडियो को एंड तक देख के जाना। देखिए, पेटीएम के पास 40 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है। पेटीएम बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। इसके कई सारे कॉम्पिटिटर हैं इंडिया के अंदर। फ्री चार्ज भी इसका कॉम्पिटिटर था, एयरटेल मनी, जियो मनी, बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। अब तो गूगल पे भी आ गया, फोन पे भी आ गया, लेकिन पेटीएम को किसी से खतरा नहीं है। पेटीएम अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पेटीएम के पास कुछ ऐसे फॉर्मूलास है, स्ट्रेटेजीज है, एंड वो इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है कि ये जो बाकी की फिनटेक कंपनियां, ये मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, एंड कैसे पेटीएम ने प्रॉब्लम सॉल्व करी, क्या सोल्यूशन लेकर आया, क्या यूएसपी बनेगा, एंटी बैरियर है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देख के जाना। अगर आपको स्टार्टअप रन कर रहे हो, बिजनेस बड़ा करना है या इन्वेस्टमेंट उठानी है, आपके लिए बहुत पावरफुल वीडियो है ये। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप के अंदर प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, विजय शेखर शर्मा ने क्या देखा, प्रॉब्लम क्या थी मार्केट के अंदर। सबको ट्रांजैक्शन करनी है, अब कोई डेबिट कार्ड से कर रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड से कर रहा है। अब जनरली क्या होता है, कई बार हम हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं, बट एक चीज़ लेके जाते हैं, वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन तो हम हमेशा हमारे साथ लेकर जाएंगे ही जाएंगे। अब वहां पे उसने क्या देखा, ईमेल कहाँ चला गया, फोन में, कैमरा कहाँ चला गया, फोन में, सारी चीजें फोन के अंदर चलेगी। इवन आज हम सारे सोशल मीडियाज को हमारे फोन से यूज करते हैं, तो क्यों ना जो हमारा वॉलेट है वो भी हम फोन के अंदर ही डाल दें। विजय शेखर शर्मा ने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, देखा कि फोन बहुत तेजी से एडवांस हो रहे, इंटरनेट सबके पास आने वाला है कुछ आने वाले टाइम में, एंड ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आऊँ जिससे आदमी फोन से ही पेमेंट कर पाए। तो ये उसने मार्केट के अंदर प्रॉब्लम देखी। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब विजय शेखर शर्मा चाइना गए थे ना, वहां पे जाके उन्होंने एक मॉल के अंदर देखा कि बहुत तेजी से जो लाइन है ना, पेमेंट की लाइन, जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, बहुत तेजी से पेमेंट करके बाहर निकल रहे हैं। अब वो कैसे, फोन के अंदर वो अपना एक कोड दिखाते, सामने वाला वेंडर उसको स्कैन करता और पैसा कटक जाता, और फटाफट से लाइन छोटी होती जा रही थी। अब उन्होंने देखा इंडिया के अंदर जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वेंडर के पास लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्यों, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। बट हर आदमी के पास फ़ोन है, फ़ोन के अंदर कैमरा है, तो क्यों ना जो सामने वाला वेंडर है उसको QR कोड दे दिया जाए। आज पेटीएम ने हर वेंडर को QR कोड दे रखा है, उसको वो अपनी सब्जी की दुकान पे, जूस की दुकान पे, हर दुकान पे लगाता है। उसके बाद फटाफट लोग अपने फ़ोन से स्कैन करते हैं एंड पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। तो इतनी तेज़ी से पेमेंट जाता है, मतलब विदिन 2 सेकंड पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है, 3 क्लिक पे आपका पेमेंट ट्रांसफ़र, इतनी स्पीड अपने प्रोसेस के अंदर लेकर आए। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि मार्केट के अंदर जहाँ पे आपको डेबिट कार्ड नहीं लेके जाना, क्रेडिट कार्ड नहीं लेके जाना। आज वेंडरों की मशीन थोड़ा मेंटेन करनी है, एक मशीन लगाना, उसका सॉफ्टवेयर लगाना, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा महंगा। प्लस सब्जी वाला कहाँ से मशीन लाएगा इतनी महंगी, कहाँ से उसको चार्ज करेगा। QR कोड तो क्या है, दुकान के बाहर लगाना है, आदमी फ़ोन से स्कैन करेगा, विदिन 3 स्टेप, 3 क्लिक में पूरा पैसा ट्रांसफ़र, काम खत्म। तो इतना प्रोसेस को फास्ट कर दिया, सिंपल कर दिया। देखो, यहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ें करी। पहली चीज, प्रोसेस को फास्ट करा और सिंपल करा। फास्ट कैसे करा, 3 क्लिक, 2 सेकंड लगते हैं 3 क्लिक दबाने में, पेमेंट ट्रांसफर, स्कैन करा, वेंडर का नाम आता है, वो पेमेंट का अमाउंट डालता है, बटन दबाता है, पे, पेमेंट ट्रांसफर। दूसरी चीज, प्रोसेस को बहुत फास्ट एंड सिंपल कर दिया। सिंपल कैसे, आम आदमी भी इसको कर सकता है, डेबिट कार्ड की तरह नहीं कि स्वाइप करो, नंबर डालो, वेट करो, OTP आएगा, सीधा सिंपल 3 बटन दबाए, ट्रांसफर, पेमेंट। तो इस सोल्यूशन की मदद से पेटीएम बहुत तेजी से ग्रो हुआ। देखिए, 2016 के अंदर जब इंडिया के अंदर नोटबंदी हुई, तब पेटीएम 300% से ग्रो करा। अब लोगों ने बोला विजय शेखर शर्मा बहुत लक्की थे। देखो फ्रेंड्स, लक्की आप और मैं क्यों नहीं थे, पेटीएम आज की कंपनी थी 2016 की, पेटीएम बहुत पहले से चल रही है। एंड विजय शेखर शर्मा काफ़ी टाइम से पेटीएम के ऊपर वर्क कर रहे थे, वो दिन रात सोल्यूशंस बिल्ड करने पे लगे हुए थे। उनको कई फेलियर्स आए,
3 साल तो ऐसा था कि उनके पास पैसा ही नहीं था जेब में, जॉब कर करके पैसा जोड़ जोड़ के वो अपनी कंपनी के अंदर डाल रहे थे। एंड कहीं पार्टनर्स उनको छोड़ के चले गए, लोगों ने बोला ये कंपनी चलने वाली नहीं है, आइडिया बेकार है, फर्जी है, यूजलेस है, बेच दे, फेंक दे कंपनी को, बाहर निकाल दे, कंपनी को बंद कर दे। बट आदमी रुका नहीं, आदमी लगा रहा। और जैसे ही इंडिया के अंदर नोटबंदी हुई 2016 में, कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करी, 300% कंपनी ने ग्रो करा। लेकिन उससे भी मुसीबतें कम नहीं हुई। जैसी कंपनी की ग्रोथ आई, इतने एम्प्लॉयज नहीं थे कि कस्टमर्स को हैंडल कर पाए या कंप्लेंट्स को हैंडल कर पाए। फिर कॉल सेंटर्स बंद हो गए, ऐप क्रैश होना चालू हो गया, 300% ग्रोथ आई, 300% ट्रैफिक आया एकदम ऐप के ऊपर। फिर भी विजय शेखर शर्मा ने हार नहीं मानी, बहुत तेजी से गलतियों से सीखा, इंप्लीमेंट करा एंड तेजी से वापस आगे बढ़े एंड वापस कंपनी को खड़ा करा। अब हम बात करेंगे पेटीएम के रेवेन्यू मॉडल की। पेटीएम पैसा कैसे कमाता है आप सोच रहे होंगे, आपसे कोई पैसा तो लेता नहीं है ट्रांजैक्शन करने का, तो कमाता कैसे? देखो, सबसे पहली बात, पेटीएम का मकसद आप कंज्यूमर से पैसा कमाना नहीं है शुरुआत के अंदर। That's impressive. उसने क्या करा, पेटीएम वॉलेट बना दिया। लेट सपोज आज मैं पेटीएम के अंदर 10,000 रुपये पेटीएम वॉलेट में लोड करता हूँ, तो 10,000 रुपये पेटीएम के पास गए, वॉलेट में मेरे को 10,000 रुपये दिखेंगे, बट वो एक्चुअली में मेरे पास नहीं है। पेटीएम ने उसकी एफडी करा दी किसी और जगह, उसको बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट के अंदर पैसा डालना। उसके बाद पेटीएम उस एफडी पे पैसा कमाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि 10,000 रुपये मैं अपने बैंक में वापस ट्रांसफर करूँ, तो पेटीएम उससे 5% काटेगा। तो मुझे लगेगा बैंक अकाउंट में क्यों डालना, पेटीएम में पड़े रहने दो। उसके बाद मैं किसी वेंडर की शॉप पे जाता हूँ, ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन है पेमेंट करने का। तो जैसे ही वहाँ पे मैं पे करूँगा, पेटीएम 1% से लेकर 1.5% तक ट्रांजेक्शन फ़ी काटता है सामने वाले वेंडर से। अब पेटीएम वहाँ से पैसा कमाता है। उसके बाद वो मेरा डेटा ले रहा है। अगर मैं 10,000 रुपये का क्या करता हूँ महीने में, क्या मैं मूवी की टिकट लेता हूँ, क्या मैं सब्जी लेता हूँ, कौन सा मैं जूस लेता हूँ, कौन सी मैं चाय लेता हूँ। आज जो चाय वाले हैं ना, जहाँ पे पेटीएम का QR कोड लगा हुआ है, उनको नहीं पता है कि महीने में हमारी कितनी चाय बिकती है, कौन सी हाफ कट जाती है, कौन सी फुल जाती है, कितनी कॉफ़ी बिकती है। बट पेटीएम को पूरा पता है कि कौन सी चाय बेच रहा है, कौन सी कॉफ़ी बेच रहा है, कितनी इसकी हाफ कट बिकती है। तो पेटीएम डेटा जमा कर रहा है। डेटा से क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज बाद में उनके पास आती है, डेटा कलेक्ट करती है और उसके ऊपर रिसर्च करती है। आज पेटीएम किसी भी कंपनी को एडवाइस कर सकता है कि क्या कौन सी चीज़ें आपकी ज़्यादा बिकती है, कौन सी चीज़ें कम बिकती है, किसकी डिमांड कब आने वाली। क्यों? उसके पास डेटा है। जो ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आप परचेज करते हो, जहाँ पेमेंट का गेटवे लगा हुआ है पेटीएम का, तो वहाँ पे भी पेटीएम को मालूम पड़ जाता है कि आप क्या परचेज कर रहे हो। तो ऐसे पेटीएम आपका डेटा जमा कर रहा है। उसके बाद पेटीएम अपने खुद के बैंक से लिया है, पेटीएम खुद का मॉल लिया है जिसका नाम रखा पेटीएम मॉल। अब उसके पास इतनी सारी जनता है, उसको कुछ भी बेचना, उसके पास आज 40 करोड़ एक्टिव यूज़र है, तो उनको वो कुछ भी सेल करके पैसा कमा सकता है, एडवर्टाइजर्स ला सकता है। तो जिसके पास जनता होती है ना, उसको बाद में उसको मोनेटाइज करने में दिक्कत नहीं आती, बट हाँ, वो जनता क्वालिटी होनी चाहिए। तो पेटीएम ने इसी पे चीज़ पे फोकस करा कि पहले जनता ले आओ, उनसे कैश ले आओ, फिर प्लेटफॉर्म पे उनको एक्टिव कर दो। आज आप पेटीएम से फ्लाइट की टिकट भी बुक करते हो, ट्रेन की भी करते हो, बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज बुक करते हो। अब हम बात करेंगे यूएसपी के बारे में। देखो, यूएसपी क्या होती है? यूएसपी वो चीज़ होती है जो कस्टमर बार बार रिपीट परचेस करेगा आपसे। अब एक चीज़ बताओ, आपके जो गुड्स हैं, जो सर्विस है, कस्टमर बार बार क्यों आएगा? ये पेटीएम ने बिल्ड करा। पेटीएम ने एप्पल के मॉडल को फॉलो करा। उसने देखा स्टीव जॉब्स ने क्या करा, अब जो एप्पल का फ़ोन था ना, उससे आप कॉल भी कर सकते हो, ईमेल भी उसी के अंदर डाल दिया, फोटो भी उसी के अंदर डाल दिया, कैमरा भी उसी के अंदर डाल दिया, सारी चीज़ें एप्पल ने अपने फ़ोन में अंदर डाल दी, जिससे एप्पल का जो यूज़र अपने फ़ोन को छोड़ के नहीं जाए, उसको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। वैसे ही पेटीएम ने करा। अब आप पेटीएम पर सारी चीज़ें कर सकते हो। पेटीएम में पैसा लोड कर सकते हो, किसी को पैसा भेज सकते हो, किसी से पैसा ले सकते हो, ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, सब्जी वाले को पैसा पेमेंट करना है उससे वो कर सकते हो, जूस परचेज कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हो, मूवीज़ की टिकट बुक कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आप पेटीएम के अंदर कर सकते हो। इसलिए आज पेटीएम सबसे ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एंटी बैरियर की। आप लोग सोच रहे होंगे पेटीएम को कॉपी करना तो बहुत इजी है, क्या करना है, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, टेक्नोलॉजी लेकर आना है, टीम बिठानी है और पेटीएम को कोई भी इन्वेस्टर कॉपी कर सकता है। जी नहीं, पेटीएम का जो डेटाबेस है ना, इस समय बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। पेटीएम के पास आज 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डेटाबेस है। अब डेटाबेस होने का फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जब व्हाट्सएप के लिए इंडिया के अंदर निकला था कि व्हाट्सएप को बैन करो, तब लोग व्हाट्सएप के ऊपर ही पोस्ट कर रहे थे स्टोरी के ऊपर कि व्हाट्सएप बंद कर दो, बैन कर दो। लेकिन क्या व्हाट्सएप आपने बंद करा? आपके फ्रेंड ने बंद करा? जो लोग पोस्टिंग कर रहे थे व्हाट्सएप के लिए, उसने बंद करा? नहीं। क्यों? व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री है। हमें शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। आज पेटीएम पे हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन सेव है। पेटीएम को हम यूज़ कर रहे हैं, इंटरफेस से हम बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं। इसलिए हम
शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। अब पेटीएम इतना बड़ा हो चुका है कि किसी यूज़र को शिफ्ट करना वहाँ से दूसरी कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे जियो ने करा, अब जियो को समझ में आ गया था कि अगर एयरटेल से मुझे जियो में कस्टमर शिफ्ट करना है ना तो मुझे फ्री में बांटना पड़ेगा इंटरनेट। अगर वो शुरुआत में ही पैसा लेना चालू कर देता ना तो इतना ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए जियो ने शुरुआत में बिल्कुल इंटरनेट फ्री कर दिया, कॉलिंग फ्री कर दी, SMS फ्री कर दिए, तब जाके इतना बड़ा मार्केट शेयर वो एक्वायर कर पाया एंड यूज़र को शिफ्ट कर पाया एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया से जियो के अंदर। देखो शिफ्टिंग सबसे मुश्किल होती है। ये जो मेरा कैमरा मैन है ना, इसको मैंने कल ही एक चेयर ला के दी थी। अब ये जिस चेयर पे 1 साल से बैठा था ना उस पर कंफर्टेबल हो गया। मैंने इसको एक अच्छी चेयर ला के दी, बट इसने वापस उस चेयर को हटाया, पुरानी वाली चेयर पे आके बैठ गया। क्यों? आदमी कंफर्टेबल हो जाता है। हम इंडियंस नहीं है, हर एक आदमी की यही एक फिलॉसफी है कि जैसे ही हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं हम उससे कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। देखो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टारगेट मार्केट की। अब टारगेट मार्केट क्या होता है? टारगेट मार्केट वो लोग होते हैं जो आपके कंज्यूमर्स बनेंगे, जो आपकी गुड्स या सर्विस को यूज़ करेंगे। अब पेटीएम ने कैसे फाइंड आउट करा? पेटीएम ने सबसे पहले देखा कि मेरे टारगेट मार्केट में 2 लोग आएंगे। सबसे पहला कंज्यूमर जो डेबिट कार्ड यूज़ करता है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, बट इतना फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि उसको बार बार ले जाने में दिक्कत आती है। फिर उसके बाद देखा ऐसे लोग जिनको डेबिट कार्ड लेने में दिक्कत है, क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कत है, बट फ़ोन यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे कंज्यूमर को उन्होंने टारगेट करा। फिर पेटीएम ने देखा कि छोटे दुकानदार वाले मेरा कस्टमर कैसे बन सकते हैं। उनकी क्या समस्या है? उनकी समस्या है कि वो वेंडिंग मशीन नहीं रख सकते। जब कोई कस्टमर कैश लेके आता है तो कैश की प्रॉब्लम आती है, छुट्टी की दिक्कत आती है और कई बार एक्लेयर्स और टॉफ़ी दे देते हैं। तो उसको देखते हुए पेटीएम ने सोचा कि क्यों ना वेंडिंग मशीन को रिप्लेस कर दिया जाए, इतना सस्ता कर दिया जाए। इसलिए आज QR कोड दिए जाते हैं। जितने भी सब्जी वाले हैं, जूस वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, सिर्फ कस्टमर को स्कैन करना है और कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व, पैसा ट्रांसफ़र, छुट्टे का भी कोई लफड़ा नहीं। जो मेरा क्लाइंट है ऑटोवेज, उसने भी ऐसे ही करा। उसने प्रॉब्लम समझी मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या है। उसने देखा जो गैरेजेस होते हैं ना और जो कस्टमर है जिनके पास कार है, अब कार वालों को क्या चाहिए? अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए, गैरेज वाले को कस्टमर चाहिए, तो उन्होंने एक स्मार्ट कार्ड निकाल दिया ऑटोवेव्स का। अब ऑटोवेव्स वालों ने करा क्या? स्मार्ट कार्ड को बहुत सस्ते में बेचा और गैरेज वालों को बोला कि हम आपको 1 रुपये नहीं देंगे हमारी तरफ से, बट कस्टमर ला के देंगे, बट जो कस्टमर हम ला के देंगे उस पर हमें 20% ऑफ चाहिए। गैरेज वाला रेडी हो गया, क्यों? उसको तो कस्टमर मिल रहा है फ्री फोकट का, एंड ऑटोवेव्स वाले को जो डिस्काउंट दे रहा है कस्टमर को, तो उसके कस्टमर खुश हो रहा है। तो ऐसे करके ऑटोवेव्स के जो स्मार्ट कार्ड है बहुत तेज़ी से बिकना चालू हो गए एंड वो इतने नंबर्स में बिक गए कि आज उनका टर्नओवर लाखों से भी ऊपर चला गया। अब हम बात करेंगे लीगल इश्यूज़ के जो पेटीएम के ऊपर आए। देखो पेटीएम के ऊपर पेपाल ने केस फाइल कर दिया कि जो आपका लोगो है ना वो हमसे मिलता जुलता है, नाम भी मिलता जुलता है। तो पेटीएम वालों ने कहा कि भैया देखो आप तो इंटरनेशनल यूज़र हो, इंडिया में आपके ज़्यादा कस्टमर है नहीं और हमें अभी इंडिया के बाहर जाना नहीं है। फिर भी पेपाल वाले माने नहीं, उन्होंने दिल्ली के अंदर जाकर पेटीएम के ऊपर केस फाइल कर दिया। वो तो अच्छा हुआ पेटीएम वालों के पास उनका खुद का रजिस्टर्ड वर्ड मार्क एंड डिवाइस मार्क था, जिसके कारण वो केस में स्टे ले पाए एंड आज भी उनका केस चल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ एक अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर्स को हायर करो, उनसे डिस्कशन करो, जिससे आपके बिजनेस में कोई लीगल इशू ना आ जाए। और अगर पेटीएम के पास उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता ना, एप्लीकेशन फाइल नहीं होती, तो हो सकता है विजय शेखर शर्मा को नाम ही बदलना पड़ जाता। इसलिए कहता हूँ ट्रेडमार्क, लीगल इश्यूज, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को चालू करो। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फंडिंग राउंड के बारे में कि पेटीएम ने कैसे कैसे फंडिंग उठाई। देखिए पेटीएम को शुरुआत के अंदर ना बिल्कुल भी फंडिंग नहीं मिली थी। उनको दोस्तों से लोन लेना था, कस्टमर से कैसे पैसा लिया जाए उनको कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे हमारी कंपनी ग्रो करेगी। धीरे धीरे विजय शेखर शर्मा ने खुद का पैसा इन्वेस्ट करना चालू करा। इसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप। इसका मतलब क्या होता है? जब कंपनी में आपके किसी को भरोसा नहीं हो ना, इन्वेस्टर रेडी ना हो, तो बूटस्ट्रैप करना चालू कर दो। उससे इन्वेस्टर को लगता है कि बंदा डेडिकेटेड है, अगर आज मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, इसे खुद रिस्क ली, खुद का पैसा कंपनी के अंदर डाला, तो फिर इन्वेस्टर पे इंटरेस्ट दिखाता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और आपको शायद पता ना हो, अली बाबा के मालिक जैक मा, रतन टाटा, वॉरेन बफेट, इन लोगों का भी पैसा पेटीएम के अंदर डला हुआ है। इवन अली बाबा ग्रुप जो ANT ग्रुप है, उसने $680 मिलियन सितंबर 2015 के अंदर 40% स्टेक पे पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट करे थे। फिर मीडिया टेक ने $60 मिलियन अगस्त 2016 में इन्वेस्ट करे। अली बाबा ने वापस इन्वेस्टमेंट करा $240 मिलियन का अगस्त 2016 में। सॉफ्ट बैंक ने $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा मई 2016 ने। और आपको शायद पता ना हो, eBay भी इसका इन्वेस्टर है। जी हाँ, eBay ने भी पेटीएम में इन्वेस्ट कर रखा है। फिर एंड ग्रुप, सॉफ्ट बैंक, डिस्कवरी कैपिटल, इन सब ने मिलकर वापस $1 बिलियन नवंबर 2019 के अंदर वापस पेटीएम में इन्वेस्ट करा। अब देखिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ इनकी फंडिंग के बारे में। जिन कंपनियों ने पहले इनको फंड करा था ना, जैसे अली बाबा ने,
रतन टाटा ने या सॉफ्ट बैंक ने वापस से इन्होंने फंडिंग दी 2019 के अंदर पेटीएम को। उससे मालूम पड़ता है कि जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उनको अच्छा ट्रस्ट था कंपनी के ऊपर कि कंपनी ग्रो हो रही है एंड वापस फ्यूचर के अंदर भी ग्रो होंगी। तो ये काफ़ी अच्छा साइन होता है कि आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ही और पैसा ला के डाल रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो ऐसे जाके पेटीएम ग्रो और इतनी बड़ी कंपनी बनी। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए लर्निंग क्या है? देखो, सबसे पहली लर्निंग, जो बिजनेस है ना उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया बिजनेस मॉडल को ही। बिल्कुल सिंपल, पेटीएम कितना सिंपल है, आपसे पैसा लेता है, उसकी एफडी करा देता है और ब्याज पर पैसा कमाता है, बाकी फिर उसके बाद आपको सर्विसेज बेचता है। तो बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल रखो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे ना, ये भी ले आऊँ वो भी ले आऊँ, ऐसे भी कर दूँ वैसे भी कर दूँ, तो ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी लर्निंग देखो, दूसरी लर्निंग ये है कि कस्टमर को देखो उसको क्या चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें क्या बनाना है। देखो, एप्पल हमेशा कस्टमर पर फोकस करता है। कस्टमर को फ़ोन के अंदर अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी स्क्रीन चाहिए, अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए। एप्पल उन्हीं चीज़ों के ऊपर बार बार फोकस करता है कि फ़ोन हैंग ना हो, फ़ोन स्मूथ चले, बैटरी लाइफ अच्छी हो, कैमरा अच्छा हो। तो वही चीज़ देखो, आपका कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की लाइफ को ईजी कैसे बना सकते हो। फेसबुक क्या कर रहा है, कस्टमर की लाइफ को ईजी बना रहा है, ईजिली सोशल नेटवर्क कर सकते हो। अमेजॉन क्या कर रहा है, घर बैठे बैठे सामान पाओ, गुड्स ऑर्डर करो। तो कस्टमर को देखो, उसकी लाइफ को कैसे ईजी कर सकते हो। जितना ज़्यादा कस्टमर को वैल्यू दोगे ना, उसकी लाइफ को ईजी करोगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा पैसा वो आपको देगा। तो ये कुछ लर्निंग्स थी पेटीएम से कि कैसे उसने पैसा उठाया, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, कैसे एंटी बैरियर लगाया, क्या सॉल्यूशंस बिल्ड करे। आप भी अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, स्टार्टअप को बड़ा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं स्टार्टअप को कैसे बड़ा करूं, आपको भी डाउट्स है बहुत सारे, तो हमारे इस नंबर पे कॉल करो। पिच डेक कैसे बनती है, कैसे इन्वेस्टर से नेगोशिएट करा जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, बूटस्ट्रैप कब करनी है, क्या आपके स्टार्टअप को फंडिंग मिल सकती भी है नहीं मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता। देखो, हर इंडस्ट्री के स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिलती है, सिर्फ सिलेक्टेड स्टार्टअप्स जो इंडस्ट्री के होते हैं उन्हीं को फंडिंग मिलती है। तो क्या उस इंडस्ट्री में आपका स्टार्टअप आता है? ऐसा तो नहीं आप फालतू में पिच डेक बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो फंडिंग उठाने के लिए। एंड ऑफ द डे आपको मालूम पड़ेगा आपके स्टार्टअप में तो फंडिंग आ ही नहीं सकती, उठ ही नहीं सकती है। तो इस चीज़ों के लिए भी आप हमारी टीम को कॉल करो, उनसे डिस्कशन करो टर्म शीट के बारे में कि क्या होती है, क्यों ये इन्वेस्टर के साथ साइन करना जरूरी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम आगे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को हिट करो, जिससे हम जैसी ऐसी वीडियो लेकर आए ना तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू।